हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देखिए, अगर आप शेंजन वीज़ा लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू टेक अ शेंजन वीज़ा, ओके, और अ टूरिस्ट वीज़ा, ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। शेंजन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, देखिए शेंजन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप वीएफएस में जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो आप देखेंगे शेंजन वीज़ा का अलग होता है और टूरिस्ट वीज़ा का अलग आता है। अब शेंजन वीज़ा क्या होता है? शेंजन वीज़ा होता है कि अगर आप किसी बिजनेस विजिट पे जा रहे हैं, ठीक है, किसी बिजनेस विजिट पे जा रहे हैं अदर देन टूरिज्म, तो वो होता है शेंजन। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका टूरिस्ट वीज़ा होता है। ठीक है, दोनों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसमें बात करूंगा कि आप अगर यहाँ से इंडिया से अगर आप जाते हैं यूरोप, तो आपको जो वीज़ा लेना पड़ता है उस पर क्या क्या आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शेंजन जोन क्या होता है। इस चीज़ को समझिए, शेंजन जोन क्या है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा फ्रेंड्स। शेंजन जोन मतलब होता है कि यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि कुछ कंट्रीज़ होंगी वो अपने बॉर्डर्स एक दूसरे के लिए खोल देंगी। समझ रहे हैं आप? मतलब उसमें कोई भी आराम से आ जा सकता है। ठीक है, उस जो एक अग्रीमेंट बना है उसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार एक साइट का एड्रेस दे के दिखाता हूँ कि आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आपको यहीं से मिलती है। ये देखिए, जैसे ये वेबसाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये वेबसाइट है homeaffairs.ec.europa.eu। ठीक है, इसका देखिए हेडिंग क्या है, वेयर एंड हाउ टू गेट अ शेंजन वीज़ा। ठीक है, वेयर एंड हाउ टू गेट अ शेंजन वीज़ा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है, देखिए इन्होंने जनरलाइज किया है। ठीक है, शेंजन वीज़ा को जनरलाइज किया है कि अगर आपको यूरोप जाना है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे आज बताऊंगा कि अगर समझ लीजिए आपको एज अ टूरिस्ट जाना है, टूरिस्ट वीज़ा लेके जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक चेकलिस्ट। जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री की चेकलिस्ट पूरी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चेकलिस्ट रखिए अपने पास ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। अब देखिए, चेकलिस्ट ज़रूरी क्यों होती है कि चेकलिस्ट के बगल में यस नो लिखा होता है। यहाँ पे देखिए आप, यस नो लिखा होता है। ठीक है, यस नो क्यों लिखा होता है, समझ लीजिए कि सबसे पहला जो इसमें सीरियल है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला सीरियल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपने कर लिया, उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले को टिक कर दीजिए। ऐसे करने के लिए वो चेकलिस्ट में यस नो किया होता है और ये चेकलिस्ट भी आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। इसको आप साइन करते हैं, ये देखिए यहाँ पे नेम सरनेम यहाँ पे डाल के आप लिखते हैं और ये भी आपके डॉक्यूमेंट्स में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड आउट एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म होता है। अब देखिए, मैं जनरल आपको बता रहा हूँ, हर कंट्री का अलग अलग है। कुछ कंट्रियाँ पेपर पे हैंड रिटन लेती हैं, किसी किसी का आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक कंट्री जा रहे हैं तो उसके वीएफएस के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वीएफएस आपको पूरी जानकारी देगा। ठीक है, नहीं तो आप मेरा गाइडेंस ले सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको देना है आपकी ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस क्या होती है, मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि मेडिकल इंश्योरेंस आपको वीएफएस अप्रूव्ड ही लेनी है, वीएफएस से अप्रूव्ड ही लेनी है। अगर आप कहीं और से उठा के लाते हैं तो आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आपका समझ लीजिए आप जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, आपने डिसाइड किया कि मैं टूरिज्म के लिए जाऊंगा 15 दिन के लिए। ठीक है, अपनी मेडिकल इंश्योरेंस को जिस दिन आप रिटर्न कर रहे हैं उसके 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही रखिएगा। समझ लीजिए मैं 1 फरवरी को जाके 18 फरवरी को मेरा रिटर्न है। ठीक है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा 19 या 20 तक रखिए। समझ लीजिए क्योंकि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई या वहाँ वेदर ख़राब हो गया और कुछ वहाँ पे हो गया तो मेडिकल इंश्योरेंस का कवरेज आपके पास रहेगा। तो इस चीज़ से हमेशा 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखा करिए और वीएफएस अप्रूव कराई करिए। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा आपको लगाना है फ्रेंड्स अपने प्रूफ ऑफ होटल बुकिंग। देखिए, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको अपना होटल बुकिंग दिखाना बहुत ज़रूरी है। ट्राई करिए कि होटल से कंफर्मेशन लेने के लिए, बहुत सारे होटल्स बिना पैसे पे किए आपको ईमेल पे कंफर्मेशन दे देते हैं, रिजर्वेशन नंबर दे देते हैं, तो वो ईमेल का प्रिंट आउट आप लगा सकते हैं। कंफर्म लगाइएगा। ठीक है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपका केस स्ट्रांग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लगाना है आपका एयरलाइन टिकट। देखिए, इस चीज़ को समझिए, कोई भी एम्बेसी आपको ये नहीं बोलती कि आप कंफर्म्ड एयर टिकट लगाएं, नहीं, कंफर्म एयर टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी
जो आपकी आइटनरी है, आपका प्लान है, वो आप बना के दिखा सकते हैं, ठीक है, कि मैं इस फ्लाइट से जाऊँगा, ठीक है, इस डेट पे जाऊँगा, ये फ़्लाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारी इंटरनेट की जेन्युइन वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप टेंटेटिव रिजर्वेशन भी बुक करके डाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स कि कौन कौन सी फ़्लाइट से आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका कवर लेटर फ्रेंड्स, कवर लेटर आपका डिटेल में होना चाहिए, जिसमें आपको बताना है कि एक छोटी सी लाइन लिखिए आप क्या करते हैं पहले, ठीक है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, फिर आप यूरोप जा क्यों रहे हैं, मतलब टूरिज़्म आपको बताना है कि टूरिज़्म पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं टूरिज़्म पे, ठीक है, आपका प्लान क्या है, मतलब आप अगर यूरोप जा रहे हैं तो कौन कौन सी कंट्री में विजिट करेंगे, वो आपको एक टेबल में बना के अच्छे से प्लान आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आपको एंड करना है एक रिक्वेस्ट डाल के कि इट इज़ काइंडली रिक्वेस्टेड दैट माई टूरिस्ट वीज़ा फॉर फ्रांस, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस जा रहे हैं, फॉर फ्रांस में बी अप्रूव्ड एट द अर्लीस्ट, ऐसे करके आप डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक जो आपका होता है वो होता है स्पॉन्सर। समझ लीजिए आपका कोई वहाँ पे आपका रिलेटिव है, ठीक है, आपका रिलेटिव है जो आपको बुला रहा है कि भाई आप आ जाइए मेरे पास, फ्रांस में कोई रिलेटिव है मुझे बुला रहा है, तो उससे आपको एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर रिलेटिव है तो बनाइए, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, इतना अर्जेंट ये नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी है, आप एज अ टूरिस्ट अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिखाना है कि आप एज अ टूरिस्ट कहाँ जा रहे हैं, मतलब जो टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह है वहाँ पे आपको उसका पास दिखाना है। समझ लीजिए मैं पेरिस जा रहा हूँ तो पेरिस में आईफिल टावर है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, तो उनके पासेस मैं ऑनलाइन ख़रीद के मैं अपने फाइल में डाल सकता हूँ, ताकि मेरा केस स्ट्रॉन्ग दिखे टूरिज़्म का, ताकि एम्बेसी को भी समझ में आए कि हाँ भाई मैं टूरिज़्म के जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गई है एम्बेसी में, आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं और वापस ही नहीं आते, ठीक है, आते ही नहीं वापस, वो मतलब गायब हो जाते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए फिर एम्बेसी ने थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। देखिए टूरिस्ट वीज़ा पे जाके आप वहाँ पे काम करिए ना करिए, एम्प्लॉयमेंट ढूंढिए, ठीक है, जो भी करिए, टूरिस्ट वीज़ा पे आपको सैलरीड एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। सैलरीड मतलब आप पेमेंट नहीं ले सकते, आप जॉब ढूंढ सकते हैं, एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जॉब नहीं कर सकते। लेकिन वापस आपको टूरिस्ट वीज़ा में आना पड़ता है जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिए, आपको वापस आना पड़ता है अगर आप केवल टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका आता है कवर लेटर के बाद आपका आता है लास्ट में कि आपके साथ कौन कौन जा रहा है, वो आपको लगाना है। आप अकेले जा रहे हैं, अगर फैमिली जा रही है, अगर आप पूरी फैमिली को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो आपको लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपके साथ कितने लोग हैं, आपको कवर लेटर में वो भी बहुत क्लियरली लिखना पड़ेगा कि कौन कौन आपके साथ आपके उसमें जा रहा है। उसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स बैंक स्टेटमेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अकेले जा रहे हैं कम से कम कोशिश करिएगा 3 लाख के ऊपर रखें, अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उसको डबल कर दीजिए। जितना ज़्यादा पैसा आप दिखाएंगे उतना अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। सिंगल जा रहे हैं 3 लाख के ऊपर रखिए, आप पॉजिटिव साइड में रहेंगे। कम पैसे रखेंगे आपके वीज़ा के चांसेस कम हो जाएंगे। आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 साल का भी, ये देखिए ये सब चीज़ें लगाना ज़रूरी क्यों होता है। बहुत सारे लोगों का वीज़ा इससे रिजेक्ट होता है कि वो ये प्रूव नहीं कर पाते कि स्ट्रॉन्ग टाइज क्या है कंट्री से, स्ट्रॉन्ग टाइज, ठीक है, मतलब कि ये बंदा वापस आएगा कि नहीं। अब ये बंदा अगर इनकम टैक्स देने वाला बंदा है, टैक्स पे करने वाला बंदा है तो 100% आएगा। तो आप अगर इनकम टैक्स पिछले 3 साल का लगाएंगे जो एम्बेसी मांगती है, आपका केस उससे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर उसके बाद देखिए आपकी कोई स्पेशल हॉबी है, कोई आप मतलब अच्छी चीज़ करते हैं जो नेशनल लेवल पर रिकग्नाइज्ड है, वो भी लगाइए, ठीक है, उससे भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपका आता है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, उसके बाद आएगा कवर लेटर, उसके बाद आपकी होटल बुकिंग आएगी, उसके बाद फ्लाइट बुकिंग आएगी, उसके बाद आएगा फ्रेंड्स आपका पूरा फैमिली का डिटेल, आपका बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपका 3 साल का आईटी रिटर्न, ये सब फ्रेंड्स आएगा, ठीक है। अब अगर आप ऐसा बिजनेसमैन है, अगर आपके पास आईटी रिटर्न नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी है इंक्लूडिंग इट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपको पिछले 3 साल का लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको एनओसी लगाना पड़ेगा। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना है। अगर आप गवर्नमेंट किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो एनओसी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो आपका काम नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, ये आपके मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे। ये अगर डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे आपका वीज़ा 100% हो जाएगा। देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे
अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? सबसे पहले आती है आपकी स्पेन, ठीक है, स्पेन है। स्पेन का आप VFS के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते, आपको BLS इंटरनेशनल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद पोर्चुगल है, ठीक है, उसके बाद क्रोएशिया है, ठीक है। ये 3 जो कंट्रीज़ हैं, अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपके वीज़ा के चांसेस अच्छे हैं अभी जनवरी 2024 में अगर आप अप्लाई करते हैं और आगे, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मेन डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप लगाते हैं वो एडिशनल होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं जेन्युइन लगाइएगा, फर्जी वाले से बचिए। अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं बाद में रोएंगे, कोई बचाना नहीं है, ठीक है। बस टेक केयर, गॉड ब्लेस। और कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे गाइडेंस दे सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, और अपना एजेंट खुद बनिए।